हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जीरन के साथ होती है, जो कि एक मैगजीन एडिटर है। वो हमें बता रही होती है कि उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही है। तभी अचानक से एक वैन सामने रुकती है और कुछ गार्ड्स निकल कर जीरन को पकड़ कर यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम शाओ है। वो एक बिलियनर सीईओ है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसके डैड ने बोल दिए हैं कि अगर वो उनकी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं करेगा तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाएंगे। ऐसा बोलते हुए असिस्टेंट शाओ को फोटो दे रहा होता है, पर इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये फोटो को फेंक देता है। हम देखते हैं कि ये फोटो में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जीरेन होती है। दूसरी तरफ जीरेन को वैन में गार्ड्स पकड़े हुए होते हैं और वो अपने किसी फैमिली मेंबर से कॉल पर बात कर रही होती है और उनसे कह देती है कि आप चाहे जो कर लो, मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं सड़क पर किसी भी लड़के को चुनकर उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन उस ओल्ड मैन से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। यहाँ पर शाह भी अपने डैड से कह रहा होता है कि मैं आसमान से टपकी हुई लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन आपकी अरेंज की हुई लड़की से शादी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ जिया गार्ड से बचकर वैन से निकलने की कोशिश करती है और तभी उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है। जैसे ही वो वैन से बाहर निकलती है तभी शाओ यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और उसे पूछता है कि लड़की क्या तुम ठीक हो। तभी जिया देखती है कि यहाँ पर सामने कोर्ट है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा होता है और तभी उसको गार्ड्स वापस से पकड़ने आ रहे होते हैं। तो जिया शैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अभी हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, तो तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। शाओ की बातें सुनकर शॉक हो रहा होता है और जीरेन इसे भी एक्टिंग करने के लिए इशारा करती है। तो शाओ गार्ड से कहता है कि इससे दूर रहो, ये मेरी वाइफ है। फिर गार्ड्स यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर शाओ के ग्रैंडपा का कॉल चालू होता है और वो उसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, कौन वाइफ। तो शाओ कहता है कि ग्रैंडपा मैंने वो लड़की ढूंढ लिया हूँ जिससे मैं शादी करूँगा। ऐसा बोलकर शाओ अपने एयरपोर्ट्स फेंकते हुए अपनी ग्रैंडपा का कॉल ही कट कर देता है और जीरन सोचती है कि ये बंदा मेरा आइडियल टाइप है और अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मैं उस ओल्ड मैन से शादी करने से बच सकती हूँ। और फिर जीरेन और शाओ दोनों ही एक दूसरे से एक टाइम पर ही पूछ लेते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर एक दूसरे की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और फिर कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपना फोटो ले रहे होते हैं और फोटोग्राफर इन दोनों को नज़दीक बैठने के लिए कहता है। फिर इसके बाद दोनों जैसे ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं तो जीरेन सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली। और शॉय से कह रहा होता है कि अब हमारी शादी तो हो गई है तो मैं जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट बनवाता हूँ, उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे जो हमें फॉलो करना होगा और साथ ही हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का टाइम पीरियड उसमें लिखा होगा और मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी का टाइम हफ्ते में 6 बार सही रहेगा। तो ये सुनकर जीरेन तो कुछ और ही सोच लेती है और शाओ कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये कम लग रहा है तो हम बढ़ा देते। तो जीरेन कहती है कि हमारी अभी तो शादी हुई है, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। तो शाओ कहता है कि मैं हफ्ते में 6 बार मिलने की बात कर रहा हूँ और तुम क्या सोच रही हो, आखिर अब से हम कपल हैं तो हफ्ते में 6 बार मिलना तो नॉर्मल है। फिर यहाँ पर शाओ जीरेन का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो ये पूछती है कि तुम कहाँ लेके चल रहे हो। तो शाओ कहता है कि घर पे। फिर वो जीरेन को अपने साथ अपने डैड के घर ले आता है और जीरेन सोच रही होती है कि यानी इसकी फैमिली विलेज में रहती है। फिर जीरेन इसे क्लियर करती है कि देखो, तुम्हारे डैड से मिलने के बाद तुम भी मेरे साथ चल के मेरी फैमिली से मिलोगे। वैसे तो मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। तो शाओ इसे हाँ कहता है, तो चलो हम लोग पहले मेरे डैड से डील कर लेते हैं। फिर ये बोलकर वो आगे बढ़ रहा होता है तो जीरेन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि अब हम कपल हैं तो हमें बड़ों के सामने ऐसे ही रहना होगा, नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि आपकी विश के हिसाब से मैंने शादी कर लिया। तो शाओ के डैड गुस्सा होने लगते हैं कि तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारा डैड हूँ भी कि नहीं। तो शाओ कहता है कि डैड मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैं किसी भी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन उस लड़की से नहीं। फिर यहाँ पर शाओ के डैड अपना चश्मा पहनते और कहते हैं कि लाओ मैरिज सर्टिफिकेट दो, मैं भी तो देखूँ इस लड़की का नाम क्या है। और फिर जीरेन का नाम पढ़ के डैड तो बड़े खुश जाते हैं और कहते हैं कि अब तुमने शादी कर चुके हो तो बाद में रिग्रेट मत करना। ऐसा बोलते हुए शाओ के डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं। तो शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। शाओ के डैड उसे बताने लगते हैं कि अगर 1 साल के अंदर उसने जीरेन से डिवोर्स ले लिया तो वो अपने डैड की कंपनी का वारिस नहीं रहेगा। शाओ तो बहुत ही शौक होता है कि उसने किसी और लड़की से शादी कर लिया और उसके डैड इतनी जल्दी मान गए। डैड कहने लगते हैं कि अब तुमने इस लड़की को खुद ही केयरफुली सिलेक्ट करे हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा इसे निभाओगे। ऐसा बोलकर शाओ के डैड कहते हैं कि चलो अब मुझे मेरी अच्छी डॉटर इन लॉ को देखना है। फिर शाओ बाहर आकर देखता है कि जीरेन पत्थरों को पानी में फेंक कर खेल रही होती है। यहाँ पर वो शाओ को देखकर पूछती है कि तुम्हारे डैड के साथ बात करके हो गया, और वो अलग अलग पत्थर को फेंक कर खेल रही होती है। तो ये कहता है कि अरे इतनी इंपॉर्टेंट पत्थर को तुमने फेंक दिया।
जीरन कहती है कि आखिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। तभी यहाँ पर शाओ के डैड आ जाते हैं। तभी शाओ के डैड जीरन से कहते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, ये पत्थर सच में यूजलेस है। और फिर जैसे ही शाओ के डैड अपना कैप हटाते हैं तो जीरन उन्हें देखते ही पहचान जाती है और उन्हें अंकल जैंग करके हेलो कहने लगती है। शाओ के डैड कहते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं तुम्हें एक दिन अपने बेटे से मिलवाने ही वाला था और लो तुम दोनों ने शादी कर ली। सच में जैसे ग्रैंडफादर एक दूसरे से जुड़े हुए थे वैसे ग्रैंड चिल्ड्रन भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर शाओ को ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा आती है कि उसके डैड ने चालाकी करे और शाओ के डैड भी बड़े खुश हो रहे होते हैं कि डैड हमेशा डैड होते हैं। फिर जीरन कहती है कि हाँ अंकल आपने सही कहा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हम दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन होगा। ऐसा बोलते हुए जीरन जल्दी से शाओ का हाथ पकड़ रही होती है और तभी दोनों गलती से पानी में गिर जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपने रूम में होता है और वो अपने असिस्टेंट से कॉल पर पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था कि मेरे डैड ने मेरे लिए जिस लड़की को ढूंढा है और डैड की अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि जीरन है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप भूल रहे हैं, मैंने तो आपको उस लड़की की फोटो दे दिया था पर आपने खुद ही नहीं देखे थे। अब तभी जीरन इसके लिए टॉवेल लेकर आ जाती है और कहती है कि तुमने अपने बाल भी नहीं सुखाए और यहाँ विंडो के पास क्या कर रहे हो। ऐसा बोलकर ये इसके बाल सुखाने में हेल्प करने जाती है और तभी जीरन को छींक आती है और शाओ इसे इतना पास से देखकर बहुत ही शाय फील करता है और कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो। फिर जीरन वापस से शाओ के शर्ट पर छींक देती है और उसे सॉरी कहते हुए साफ करने लग जाती है और तभी उसका शर्ट थोड़ा सा ओपन हो जाता है और वो उसकी बॉडी टच करने लगती है। तभी यहाँ रूम में शाओ के डैड आ जाते हैं और जीरन को फिर से छींक आने वाली होती है, इसलिए शाओ जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और शाओ के डैड को देखकर जीरन जल्दी से शाओ को हक करने की एक्टिंग करती है। ये देखकर डैड बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए मेडिसिनल सूप लाया था, इसे याद से पी लेना। और वो इन दोनों को देखकर बड़े खुश होकर चले जाते हैं। फिर शाओ जीरन से पूछता है कि आखिर तुम मुझे हक क्यों कर रही हो। तो कहती है कि हमने डिसाइड करे थे ना कि अंकल के सामने हम एक्टिंग करेंगे। तो शाओ कहता है कि अब से और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ और जीरन बेड पर एक साथ लेटे होते हैं और दोनों ही अलग अलग साइड फेस करके लेटे होते हैं और नींद नहीं आ रही होती है। तभी शाओ डिवोर्स अग्रीमेंट निकालता है और जीरन से कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करनी थी। पर तभी शाओ देखता है कि जीरन तो सो चुकी है और उसे बहुत ही ज्यादा फीवर है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीरन की नींद खुलती है तो वो अपने पास शाओ को देखकर सोचती है कि यानी कल रात में सपना नहीं देख रही थी, इसने पूरी रात मेरी केयर की है। फिर जीरन बहुत ही खुश होकर शाओ को देख रही होती है और तभी इसे यहाँ पर डिवोर्स अग्रीमेंट मिल जाता है। अब तभी शाओ भी उठ जाता है और वो देख लेता है कि जीरन के हाथ में डिवोर्स अग्रीमेंट लग गया है। तो ये जल्दी से उठकर एग्रीमेंट छीन कर फाड़ देता है और सोचता है कि अरे मैंने फाड़ क्यों दिया। फिर वो इसे कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि हम दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो क्या हुआ, शादी तो हमारी हो गई है, इसलिए हमें अपनी शादी को सीरियसली लेना चाहिए और इसी वजह से मैंने स्पेशली डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार किया ताकि तुम्हारे सामने इसे फाड़ सकूं और अपनी सिंसियरिटी तुम्हें दिखा सकूं। ऐसा बोलकर ये पूरा फाड़ देता है और जीरन बस देखती रह जाती है। फिर इसके बाद शाओ ऑफिस में होता है और इसका असिस्टेंट इसे पूछता है कि बॉस आपने ये जो भी किया आपकी वाइफ ने इस बात पर बिलीव कर ली, लेकिन बॉस आप तो मिस जीरन से डिवोर्स लेना चाहते थे ना, तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया। शाओ कहता है कि मेरे डैड ने मुझे इन सब चीजों में फूल बनाया ना, तो आखिर मैं सिचुएशन का फायदा क्यों नहीं उठा सकता। मैं पहले अपने डैड की कंपनी संभालने लग जाऊँ, उसके बाद तो डिवोर्स हो ही जाएगा। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपके डैड के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, अगर आपने लिया तो आपकी इनहेरिटेंस चली जाएगी। शाओ कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं ले सकता तो क्या हुआ, जीरन तो ले सकती है ना, फिर तो मेरे डैड कुछ नहीं बोलेंगे और उन्हें मानना भी पड़ेगा। फिर शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम कार रेडी करो, मैंने जीरन से प्रॉमिस करा हूँ कि मैं उसके साथ उसके घर चलूंगा और रिच मैन बनने की एक्टिंग करते हुए उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम से मिलूंगा। तो असिस्टेंट तो शॉक होता है कि वो तो पहले से ही रिच है और अब बस रिच बनने का प्रिटेंड करने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जीरन के साथ उसके घर के पास पहुंचता है और जीरन कहती है कि तुमने अच्छी से रिच बनने की एक्टिंग करने के लिए इतनी महंगी कार को रेंट पर लेकर आए हो, इस पर तो बहुत ज्यादा पैसा गया होगा ना। और हाँ, मैंने जो तुम्हारे लिए सूट खरीदी हूँ ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका ध्यान रखना, हमें ये वापस भी करना है। और हाँ, मेरी स्टेप मॉम तुम्हें टारगेट करती रहेंगी, तो ये लोग गिफ्ट पकड़ो, आखिर मेरे हस्बैंड वाली इमेज तुम्हें बनानी है तो इसे उन लोग को दे देना। फिर इसके बाद जीरन शाओ को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचती है और फिर जैसे ही वो दरवाजा नॉक करती है तो दरवाजा खुलते ही कोई इन लोग के ऊपर पानी फेंकता है। पर जीरन ने पहले से अम्ब्रेला लेकर आई होती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले से अम्ब्रेला की तैयारी कर ली थी, नहीं तो ये एक्सपेंसिव सूट खराब हो जाता। तो शाओ कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे नहीं बल्कि इस सूट को पानी से बचा रही थी। जीरन कहती है कि हाँ, तो क्या हुआ। फिर वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तभी इसकी स्टेप मॉम इसकी मॉम की फ्रेम को फेंक देती है। फिर जीरन जल्दी से जाकर अपनी मॉम की फोटो को उठाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। तभी इसकी स्टेप मॉम इसे चिल्लाती है कि अपनी मॉम को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तो जीरन कहती है कि अब मुझे समझ आया कि आपने मुझे क्यों बेच दिया था।
तो स्टेप मॉम कहती है कि वो मिस्टर वांग कितना ज्यादा रिच था, तुम्हारी लाइफ बन जाती। तो जीरन कहती है कि आप मुझे ऐसे बंदे से शादी करने कैसे कह सकती हो जो इतना ओल्ड हो कि मेरे डैड से भी बड़ा है और उसके तो बच्चे भी हैं, और इतने ओल्ड बंदे से आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। इतना ही अच्छा है तो आप खुद क्यों नहीं शादी कर लेती, या फिर अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती। तो स्टेप मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जीरन के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, और जल्दी से शाओ इनका हाथ रोक देता है और कहता है कि जीरन अब मेरी वाइफ है और मैं इसे किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, इसकी सगी माँ तक को नहीं। तो आप तो फिर भी स्टेप मॉम है। तो स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम ही वो बंदे हो जिसके साथ इसने शादी करी है, आखिर तुम जैसे गरीब लड़के ने समझा क्या है, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा बोलकर ये तो झाड़ू उठाकर इसके ऊपर मारने को करती है। तभी घर पे जीरन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या शोर हो रहा है। तो जीरन कहती है कि अच्छा तो आप इसे घर कह रहे, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा ये घर है। फिर जीरन शाओ से कहती है कि तुमने मेरी वजह से बहुत सह लिया, चलो यहाँ से। तो शाओ कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अभी तो इन लोग ने मेरी इज्जत नहीं करी जितनी इन्हें करनी चाहिए थी। तो जीरन की स्टेप सिस्टर वे शाओ के सूट में लगा हुआ टैग देख लेती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या आजकल के रिच लोग टैग हटाना भूल जाते हैं। ऐसा बोलकर ये जीरन का मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने इस एक्टर को यहाँ पर हायर करके लाई हो रिच बनने का प्रिटेंड करवाने के लिए। देखो तुम्हारा फेक मैन तो दिखने में ही लग रहा है कि ये फेक रिच मैन बनने की एक्टिंग कर रहा है। फिर स्टेप मॉम भी पूछने लगती है कि अगर ये इतना ही रिच है तो बताओ आखिर ये है कौन। तो शाह कहता है कि आप मेरी असली आइडेंटिटी जानना डिजर्व ही नहीं करती। स्टेप मॉम कहती है कि मैंने कुछ गलत कहाँ बोली हूँ, तुम कोई रिच नहीं हो, अगर इतने ही रिच हो तो मुझे 50,000 दे के दिखाओ, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। तो जीरन कहती है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। फिर से स्टेप मॉम इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रही होती है तो शाह इन्हें रोकता है और कहता है कि मेरे लिए 50,000 देना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर ये सुनने के बाद तो स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हंसने लग जाते हैं और वे कहती है कि सिस्टर तुमने जो ये एक्टर लाई हो ये तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। फिर स्टेप मॉम शाओ से पूछती है कि अगर तुम 50,000 से ज़्यादा दे सकते हो तो बताओ कितना दोगे। तो शाओ कहता है कि मैं आपको 50 मिलियन दे सकता हूँ। ये सुनकर जीरन इसे रोकने लगती है कि आखिर ये क्या कह रहा है, और तभी वे और हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमें पेपर मनी देने जा रहे हो। फिर स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें तो देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास 5,000 भी होंगे। और फिर वे गिफ्ट बैग खोलने लगती है और कहती है कि सिस्टर मैंने कल ही तुम्हें सुपरमार्केट जाकर ये सारे गिफ्ट खरीदते हुए देखी थी, तो आखिर आज तुम इसे ब्रदर इन लॉ को देखकर ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये गिफ्ट इसकी तरफ से। और फिर जीरन की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ही सारे गिफ्ट फेंक देते हैं और शाओ की बेइज्जती करती हैं कि तुम ये क्या चालू गिफ्ट लेकर आए हो और 50 मिलियन की बात कर रहे हो। और फिर स्टेप मॉम जीरन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर से आसानी से चली जाओगी, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पहले सारे पैसे भरने पड़ेंगे जो बचपन से लेकर आज तक तुम पे खर्चा हुए। मैंने इस डायरी में हिसाब लिखी हूँ, तुम इसे पे करो। तो जीरन ये देखकर कहती है कि मैंने अपनी ट्यूशन की और स्कूल फीस अपनी पार्ट टाइम जॉब से कमा के भरी हूँ, तो आखिर आप इसमें उसके पैसे भी कैसे लिख सकती हैं, आपको शर्म नहीं आई लिखते हुए। तो जीरन की तो स्टेप मॉम कहती है कि जो तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट में पैसा लगा वो तुम्हें अपनी मॉम की ट्रीटमेंट वाले भी सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर जीरन के डैड बीच में बोलने लगते हैं कि उसे ये पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो स्टेप मॉम चिल्लाती है, तो स्टेप मॉम इन्हें चिल्ला कर कहती है कि तुम तो बीच में बोलो ही मत। वे कहती है कि डैड आपको क्या पता, ये हमारा रिच ब्रदर इन लॉ हमें ब्राइड प्राइज में 50 मिलियन देने की बात कर रहा है। अब तो हमारे सच में अगर इसने दे दिया तो हमारे तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुमने सच में 50 मिलियन की ब्राइड प्राइज दे दिए तो मैं तो तुम्हें मान जाऊंगी और नील डाउन करके तुमसे माफ़ी मांगूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ का असिस्टेंट सारे गार्ड्स के साथ 50 मिलियन का गिफ्ट लेकर घर पे पहुँच जाता है और फिर इतने सारे गिफ्ट देखकर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का तो मुंह ही बंद हो जाता है। और शाओ कहता है कि मैं जीरन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इतना जल्दी में था कि मैंने आपसे आपकी पसंद पूछा भी नहीं और ये सारे गिफ्ट ऐसे ही ले आया। जीरन के डैड कहते हैं कि ये तो काफ़ी महंगे गिफ्ट्स होंगे ना। तो शाओ अपने असिस्टेंट को कहकर इन लोगों को बिल दिखाता है कि ये सारे गिफ्ट्स पूरे 50 मिलियन के हैं। और फिर शाओ जीरन की स्टेप मॉम से कहता है कि आपने अभी कहा था कि अगर मैं 50 मिलियन के गिफ्ट दे दूंगा तो आप नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगेंगी। तो स्टेप मॉम हंसकर कहने लग जाती है कि अरे वो सब बस गलत फहमी थी। और फिर स्टेप मॉम पूछने लगती है कि वैसे अब तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ, तुम क्या काम करते हो। तो शाओ कहता है कि मैं शैंग ग्रुप कंपनी में काम करता हूँ। तो वे भी कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरा हस्बैंड भी वहीं पर ही काम करता है। और अपने मन में सोचती है कि कितना झूठ बोल रहा है, आखिर इसके पास कपड़े तो वापस रिटर्न करने वाले हैं, ऐसा गरीब बंदा इतने बड़े कंपनी में एम्प्लॉय कैसे हो सकता है, एक छोटा मोटा वर्कर होगा। फिर यहाँ पर ये घर पे अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है और ये कहता है कि अच्छा तो घर में गेस्ट आए हुए। स्टेप मॉम बताती है कि ये भी तुम्हारा ही तरह शैंग ग्रुप कंपनी में ही काम करता है। तो हान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ तुम कौन सी पोजीशन पे काम करते हो।
तो शाओ से बताता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनने के साथ ही ये तो हंसने लग जाता है और वे भी हंस कर कह रही होती है कि तुमने एक एक्टर को हायर करके ले आई हो। इसे कंपनी का प्रेसिडेंट बताने से पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट तो कर लेना चाहिए था कि शेंग ग्रुप कंपनी कौन है। इतने बड़े कंपनी का रिच सीईओ इतने सस्ते ब्रांड वाले कपड़े कैसे पहनेगा, वो भी टैग के साथ। और फिर ये अपने हस्बैंड को 50 मिलियन का चेक भी चेक करने के लिए देती है। तो ये कहता है कि अरे ये भी नकली है, इन तुम लोग ने कुछ देखे ही कहा कि तुम लोग उल्लू बना रहा है। ऐसा चेक तो मैं भी एक साइन करके दे दूं और मैं भी बोल लूं कि 50 मिलियन का है। स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, नहीं तो हम लोग तो फूल बन जाते। और फिर तीनों मिलकर शाओ को चैलेंज करने लगते हैं कि अगर वो सच में कंपनी का प्रेसिडेंट है तो अपने आप को प्रूव करके दिखाए, नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे। हान तो बहुत ही ज्यादा हंसे जा रहा होता है और कहता है कि तुम सच में प्रेसिडेंट हो ना तो मुझे फायर करके दिखाओ। फिर शाओ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है और फिर हान को तुरंत ही कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे फायर किया जा रहा है। फिर हान तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और नील डाउन होकर शाओ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मिस्टर शेंग प्लीज आप मुझे फायर मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। इसे ऐसे करते हुए देखकर वे और स्टेप मॉम तो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है और जीरन बड़ी खुश जाती है कि मेरा हस्बैंड तो बड़ा कूल है, इसने पहले ये सारी प्लानिंग करके रखा था मेरी रेपुटेशन बनाने के लिए। वाओ। वे हान को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम एक छोटे वर्कर के सामने ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो, आखिर ये बंदा कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, तुम कैसे बिलीव कर रहे हो। तो हान इसे मारता है और कहता है कि तुम तो चुप ही बैठो, तुम मेरा सब खराब कर दोगी। और फिर ये शाओ से कहता है कि मिस्टर शेंग सब इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं इसके कहने में आ गया, मैंने तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोला, सब इसका और इस ओल्ड आंटी का हाथ है। इन लोगों ने मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया आपकी बेइज्जती करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि आप तो कंपनी के प्रेसिडेंट हो। फिर स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि क्या ये सच में कंपनी का प्रेसिडेंट है। फिर ये तुरंत ही शाओ से माफी मांगती है और कहती है कि देखो अब तो जीरन की तुम्हारे से शादी हो गई है तो अब हम फैमिली है, तो जो फैमिली के बीच में गलतफहमी हो गई उसे माफ कर दो। फिर शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सारे गिफ्ट यहाँ पर लेकर आओ। असिस्टेंट यहाँ पर एक वाइन लेकर आता है जो कि पूरी 3.9 मिलियन की होती है और वो उस वाइन को इन लोग के सामने गिरा के फोड़ देता है और ये लोग बहुत शॉक रह जाते हैं। और फिर वो एक जेड ब्रेसलेट मंगवाता है और बताता है कि 27 मिलियन का है और फिर इसे भी गिरा के तोड़ देता है और फिर 50 मिलियन का चेक उठाकर कहता है कि ये 50 मिलियन में एक्स्ट्रा आप लोगों को देने वाला था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जीरन को कितनी बैडली ट्रीट करते हैं, तो आखिर ऐसी फैमिली को मैं ये सब कैसे दे सकता हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि रुको, देखो गलतफहमी हो गई है, एक्चुअली जीरन की मॉम बहुत पहले ही मर चुकी है और मैंने इसे पाली हूँ, तो मैं बस तुम्हारा टेस्ट कर रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो कि नहीं, क्योंकि मैं जीरन का अच्छा ही चाहती हूँ। पर शाओ ने चेक नहीं देता और वो जीरन को पकड़ा देता है और कहता है कि वाइफ तुम क्या करना चाहोगी ये बताओ। तो जीरन अपनी स्टेप मॉम को दिखाते हुए इस चेक को फाड़ देती है और कहती है कि आपने तो मुझे अपने घर से अभी निकाल दिया ना, तो आखिर अब इन सारे पैसों का आपसे क्या लेना देना है। फिर शाओ जीरन का हाथ पकड़ के कहता है कि इस बेकार फैमिली से अच्छा है कि हमेशा मैं तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। और फिर शाओ यहाँ से जाते हुए जीरन की स्टेप मॉम को वार्न करता है कि अगर आपने फ्यूचर में दोबारा कभी जीरन को परेशान किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर इसके बाद ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर स्टेप मॉम तो इन लोग की गाड़ी देखकर बड़ी खुश हो रही होती है कि ये तो कितनी महंगी कार है, पर शाओ और जीरन इन्हें इग्नोर करते हुए कार में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टेप मॉम यहीं पर ही बैठ के रोने लग जाती है कि मेरे 100 मिलियन मेरे हाथ में आते आते चले गए। वे भी कहती है कि मॉम आप रो क्या रही हो, वैसे भी वो लोग आपको पैसे नहीं देने वाले थे। दूसरी तरफ जीरन शाओ से कह रही होती है कि तुम्हारा तो इस कार को रेंट पे लेना वसूल हो गया, जरूर ये बहुत ही महंगी होगी ना। तो शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे ये थोड़ी देर के लिए बोरो करने दे दिया। तो जीरन यहाँ असिस्टेंट की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितने अच्छे फ्रेंड हो। फिर इसके बाद शाओ जीरन को उसके घर तक छोड़ देता है और शाओ का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस आपका तो ये प्लान था ना कि आपको मिस शाओ को खुद को डिवोर्स दिलवाना है। तो शाओ कहता है कि मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जीरन के घर पहुंच जाता है और अपना लगेज भी लाया होता है और उसे कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। तो जीरन कहती है कि आखिर ऐसा कैसे। तो शाओ इसे झूठ बताता है कि एक्चुअली मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं बेघर हूँ, तो मेरे पास तुम्हारे घर पे रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जीरन कहती है कि लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अचानक से नहीं होगा। शाओ कहता है कि तुम मना कर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। पर जीरन तो इसे अपने घर में लेने के लिए मान जाती है और वो इसका लगेज लेकर अंदर जाती है। शाओ सोचता है कि उसने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि अगर वो जीरन को ऐसा बताएगा कि वो बैंकरप्ट हो गया है तो वो उसे डिवोर्स लेने के लिए मान जाएगी, पर ये तो अपसेट हो जाता है कि ये प्लान उल्टा पड़ गया। फिर ये भी जीरन के साथ घर में चला जाता है और तभी हम देखते हैं विवे का हस्बैंड हान ये सब सुन चुका होता है और ये सोचता है कि अच्छा तो अब ये बैंकरप्ट हो चुका है और ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे बड़ा रिच है, अब देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अब यहाँ शाओ जीरन के साथ आकर उसका घर देख रहा होता है और कहता है कि बहुत छोटा है,
तो जीरन कहती है कि ये छोटा लग रहा है तुम्हें, शहर के बीच में इतना बड़ा एक घर मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और देखो तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तो चलो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। फिर जीरन किचन में चली जाती है और शाओ सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे डिवोर्स लेने आया था, तो आखिर अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसके साथ सच में यहाँ पे रहने वाला हूँ। फिर शाओ पूरा घर देख रहा होता है और जीरन से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरा कभी खुद का घर था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर खुद का घर होना कैसा होता है। और वैसे भी हम दोनों ने तो अचानक से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, तो मुझे तो फील भी नहीं हो रहा कि हमारी शादी हुई है। पर जब आज तुमने मेरी स्टेप मॉम के सामने मेरी साइड लिए तो मुझे फील हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ और अब मेरे पास भी घर है, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। तुम इसे अपना ही घर समझो और बिल्कुल भी प्रेशर मत फील करना। फिर शाओ चुप होता है तो ये कहती है कि तुम्हें भी कुछ कहना है। तो शाओ इसे याद दिलाता है कि उसने ड्रेस क्या पहनी हुई है। फिर जीरन बहुत ही शाय होकर जल्दी से रूम में भाग जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ सपना देख रहा होता है कि जीरन उसके लिए कुकिंग कर रही है और वो उसका बाल बनाने में हेल्प कर रहा है, और फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी शाओ की नींद खुल जाती है और जीरन से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें गर्मी लग रही है? देखो मेरे घर पे बस एक ही बेड है, तो तुम्हें नीचे ही सोना पड़ेगा और ऐसे ही काम चलाना होगा। ऐसा बोलकर जीरन अपना सोने चली जाती है और फिर शाओ सोचता है कि आखिर मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैसे ही जीरन अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यहाँ पर सभी लोग उसे इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या उसने शादी कर ली है, वो भी बहुत ही रिच बंदे से जो कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट है। एक्चुअली में सारी बातें इन लोगों को जीरन की स्टेप सिस्टर विवी ने बताई होती है कि उसका ब्रदर इन लॉ इतना रिच है। तो यहाँ पर जीरन सभी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। विवी कहती है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें इतना भी ज़्यादा लो प्रोफाइल में नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है कि ब्रदर इन लॉ हम लोगों को बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना चाहते हैं। फिर ये सुनकर तो सभी एम्प्लॉयज़ खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ शाओ अपने असिस्टेंट को इस बारे में बताता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपका तो सारा प्लान फेल हो गया। शाओ कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अपने डैड से इस बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका था, तो बस 1 साल की ही तो बात है ना, मुझे बस 1 साल ही इस शादी को हैंडल करना है। दूसरी तरफ वे सभी एम्प्लॉयज़ को और जीरन को लेकर रेस्टोरेंट आ जाती है और सभी से कह रही होती है कि ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर पहुँचते होंगे। तभी यहाँ पर हान आ जाता है, पर यहाँ रूम पहले से बुक होने की वजह से इन लोग को कोई भी रूम नहीं मिलता है। जैसे ही शाओ को इस बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर पहुँचता है और तुरंत ही एक रूम ऑर्डर करता है। तो हान इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें क्या पता है, ये एक प्राइवेट होटल है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर एक रूम बुक करना। पर शाओ इजीली रूम बुक कर देता है और फिर ये सभी अंदर जाने लगते हैं। पर जीरन शाओ को रोक रही होती है और कहती है कि रहने दो, नहीं तो ये तुम्हें और एम्बेरस करने की कोशिश करेगा। शाओ कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ डिनर करते हुए वेवे और हान तो जीरन और शाओ की खूब बेइज्जती करे जा रहे होते हैं और सभी के सामने इन लोग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शाओ कोई रिच नहीं है और वो बस रिच बनने की एक्टिंग कर रहा है। और वे जीरन की मॉम का मजाक उड़ाती है और उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम असल में बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि हमने जानबूझ के उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था तो वो मर गई थी। ये सुनकर जीरन शॉक हो जाती है और इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। वो वेवे के ऊपर हाथ उठाने जाती है तो हान बीच में आकर जीरन को गला दबा रहा होता है। तो शाओ एक कांच की बोतल इसके सर पे फोड़ देता है और फिर जीरन को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर यहाँ हान को बहुत ही गुस्सा आती है और ये होटल के मैनेजर को यहाँ पर बुलाने का कहता है और उसे कहता है कि अभी इसी वक्त इन दोनों को यहाँ से निकालो। पर मैनेजर इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम मिस्टर शेंग से पंगा लेकर हमें भी इससे पंगा लेने बोल रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर गार्ड्स हान और विवी को पकड़ के यहाँ से बाहर कर देते हैं। फिर अपनी मॉम के बारे में सोचकर जीरन बहुत ही अपसेट होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ शाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके हान पर केस करने के कह रहा होता है। फिर ये जैसे यहाँ पर आता है तो देखता है कि जीरन ड्रंक है, तो वो उसे लेकर घर आ जाता है। जीरन इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो शाओ को पकड़ के उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपने ऑफिस में होता है और वो बड़ा ही खुश होता है और इसका असिस्टेंट इसे आवाज़ देकर होश में लाता है और कहता है कि बॉस आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो शाओ इसे पूछता है कि क्या कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें किस करी है। तो असिस्टेंट कहता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन आखिर आप तो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले थे, तो ये सब क्या चल रहा है, आपकी वाइफ ने आपको किस करी। तो शाओ कहता है कि अरे वो कल रात बहुत ही ड्रंक थी। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो इतना स्माइल कर रहे हो, जरूर आपको आपकी वाइफ से प्यार हो गया है। फिर शाओ बड़ा खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। तो असिस्टेंट बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि थैंक यू बॉस। और वो बताता है कि वैसे आज आपके फ्रेंड मिस्टर लू ने आपको चैरिटी इवेंट पार्टी में इन्वाइट किया है और जैसे कि आपने ऑर्डर दिया था, हान को तो अब जेल हो गई है और वो इतनी आसानी से अब जेल से छूट नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीरन जैसी अपनी सीट के पास आती है तो इसे चैरिटी इवेंट का इनविटेशन मिल जाता है, तो ये बहुत ही खुश हो जाती है। पर तभी ऑफिस में वे आकर इसे इनविटेशन ले लेती है और कहती है कि अब यहाँ पर मैं जाऊंगी, तुम नहीं। फिर हम देखते हैं कि जीरन इस बारे में अपनी फ्रेंड से बात करती है तो इसकी फ्रेंड तो इसका काम करवा देती
देती है। वो अपने डैड से बोलती है कि आप चाहते थे ना कि मैं चैरिटी इवेंट पार्टी में जाऊँ, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बस मैं अपने फ्रेंड को भी लेकर जाऊंगी। उसके डैड हाँ कहते हैं, तो ये जीरन को बताती है कि तुम्हारा काम हो गया। वैसे तो मेरे डैड पार्टी में मुझे ब्लाइंड डेट के लिए भेज रहे। मेरे डैड शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शेंग के साथ मेरी जोड़ी बनाना चाहते हैं। जीरन कहती है कि क्या तुम उसी मिस्टर शेंग की बात कर रही हो जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। फिर हम मिस्टर शेंग यानी कि शाओ को देखते हैं जो कि अपना काम करते हुए निकल रहा होता है। तभी जीरन इसे मैसेज करके बता देती है कि आज रात मैं घर लेट पहुंचने वाली हूँ, तो तुम मेरा वेट मत करना। इसका मैसेज देखते ही ये बहुत ही स्माइल करने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि जीरन अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पार्टी में पहुंचती है और यहाँ पर सभी लोग जीरन को देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ये देखकर वे भी बहुत ही जेलस होती है। और फिर जीरन यहाँ अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं मिस्टर शेंग से मिलना चाहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ, तुम भी उसे सेड्यूस करना चाहती हो? तो जीरन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ये क्या बात कर रही हो। एक्चुअली मेरी बॉस चाहती है कि मैं मिस्टर शेंग का इंटरव्यू ले लूँ। अगर मुझे उसका इंटरव्यू मिल गया ना तो मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा। अब तभी पार्टी में एक बंदा जीरन के पास आकर उसे ड्रिंक करने के लिए पूछ रहा होता है और ये इसे काफी परेशान करने लगता है और जीरन इसे दूर जाने के लिए कह रही होती है तो नहीं मानता। तो जीरन इसके पैर पे मारती है और फिर यहाँ से चली जाती है और फिर वो मिस्टर शेंग को ढूंढने लगती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। पर हम देखते हैं कि उससे पहले वे यहाँ शाओ के रूम में पहुंच जाती है, पर शाओ ने दूसरी तरफ फेस किया होता है इसलिए वो उसे देख ही नहीं पाती और पूछने लगती है कि मिस्टर शेंग मुझे अपनी कंपनी की तरफ से आपका इंटरव्यू लेना है। पर शाओ तो तुरंत ही इंटरव्यू के लिए मना कर देता है और अपने गार्ड से कहकर उसे यहाँ से बाहर करवा देता है। फिर वे अपना गुस्सा जीरन पर निकालने लगती है और वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है कि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है और वह ऐसी पार्टी में आ गई है। फिर ये लोग जीरन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मिस्टर लू आकर जीरन को प्रोटेक्ट करता है और तभी शाओ यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आकर ये देख लेता है। लू सभी से कहता है कि इस लेडी को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया हूँ, क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है। शाओ ये सब देखकर जेलस हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहकर कार रेडी करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वे तो लू से कहकर जीरन को पार्टी से निकालना चाह रही होती है, पर लू तो इसे ही यहाँ से जाने के लिए कहता है और सभी से कहता है कि बैड इंटेंशन तुम्हारे हैं, इसके नहीं। फिर विवेक यहाँ से जाने के बाद लू जीरन से कहता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि ब्रदर मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पर है कि फ्लर्टिंग कर रहे, आखिर आपका फ्रेंड मिस्टर शेंग घर क्यों चला गया। तो लू कहता है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ो। जीरन ये सुनकर लू से पूछने लगती है कि क्या तुम मिस्टर शेंग को जानते हो, एक्चुअली क्या तुम मेरी और उसकी एक डेट फिक्स कर सकते हो, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लू कहता है कि अरे उस बंदे के साथ तो कोई रिश्ता रखने वाला है ही नहीं, वो बहुत ही इनसेंसिटिव है, अगर वो कोई चीज़ करने के लिए रेडी नहीं होना चाहता तो मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जीरन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलती हूँ। तो लू पूछने लगता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो जीरन की फ्रेंड इन दोनों के बीच में हड्डी ना बनने के लिए जीरन से कह देती है कि मैं जाती हूँ, तुम इसके साथ आ जाना। दूसरी तरफ शाओ घर पे जीरन का वेट कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। जैसे ही इसे कार की आवाज़ आती है तो ये जल्दी से जाकर विंडो से झाँकता है और देखता है कि लू यहाँ पर जीरन को अपनी कार से छोड़ने के लिए आया। ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्या जीरन को याद नहीं है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। फिर लू अपनी कार से चला जाता है और जीरन जैसे ही जा रही होती है तभी वो गिरने वाली होती है। इतने में शाओ यहाँ पर आकर इसे गिरने से बचा लेता है और जीरन इसे कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, देखो मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो शाओ कहता है कि अच्छा अब तुम्हें दर्द हो रहा है, और जो लड़का अभी तुम्हें छोड़ने आया था उसके साथ तो तुम बहुत ही हंस रही थी। तो जीरन इसे कहती है कि अच्छा तो तुमने देख लिया, एक्चुअली वो ना बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है और मेरी कंपनी काफ़ी टाइम से उसके साथ कोऑपरेट करना चाहती थी, तो इसलिए उसके सामने मैं एक्टिंग कर रही थी कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जबकि असल में मुझे कितना दर्द हो रहा था। तो शाओ कहता है कि यानी तुम मेरे सामने ये सब नहीं छुपा सकती। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो, देखो मुझे सच में बहुत ही पेन हो रहा है, मैं वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो शाओ बहुत ही खुश होता है और जीरन को उठा के घर में लेके जाता है और फिर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। फिर जीरन कहती है कि मुझे अभी शावर लेने जाना है, तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी। फिर जीरन शावर ले रही होती है और यहाँ पर ये उसका वेट कर रहा होता है ताकि जब उसका नहा के हो जाएगा तो ये उसे उठा के लाएगा। तभी जीरन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो इसे बताती है कि वो नीचे गिर गई है। वो इसे कहती है कि तुम आंखें बंद करके आओ और मुझे टॉवेल दो। फिर शाओ वैसे ही करता है और उसे टॉवेल दे देता है और फिर उसे बाहर भी लेकर आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जीरन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी चोट तो अभी भी कितनी दुख रही है, तो क्यों ना आज छुट्टी लेकर घर में रेस्ट करो। तो जीरन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आज की सैलरी कट हो जाएगी, देखो तुम्हारी भी तो सैलरी कम है और तुम तो अभी टेस्ट पीरियड पर ही हो, तो हम दोनों को अभी काम करके अच्छे से पैसे जमा करना होगा। तो शाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब रेगुलर एम्प्लॉय बन चुका हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंडेशन दे दिया था।
फिर ये सुनकर जीरन तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर इसके असिस्टेंट की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा है, तुम्हारी इतनी हेल्प भी करता है। सच में ऐसा लड़का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्या उसकी शादी हो गई है? तो शाओ तो बहुत ही जेलस हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरा क्या? तो जीरन कहती है कि एक्चुअली तुम थोड़े से बोरिंग हो और बहुत ही कोल्ड से भी हो। फिर शाओ ऑफिस में बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है और कोल्ड फेस हटा के थोड़ा स्माइल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसका असिस्टेंट इसे आवाज़ देने लगता है तो शाओ होश में आता है और फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अब तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हो चुकी है। तो असिस्टेंट नंबर ही काउंटिंग में लगा होता है कि 2, 3, 4 और फिर कहता है कि शायद 10 तो होंगी। फिर शाओ जेलेसी के मारे इसकी 2 दिन की छुट्टी कट कर देता है और कहता है कि आज से तुम ओवर टाइम वर्क भी करोगे। असिस्टेंट समझ जाता है कि लगता है बॉस की वाइफ की वजह से उनका मूड खराब है। फिर वो उसे कहने लगता है कि बॉस वैलेंटाइंस डे आने वाला था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था। आपको पता नहीं है वैलेंटाइंस डे कितना स्पेशल होता है और लड़कियां उस दिन का कितना वेट कर रही होती है ताकि हम उन्हें गिफ्ट दे। फिर शैन गिफ्ट के बारे में सोचने लगता है, तभी यहाँ पर लू की सिस्टर आ जाती है और ये शाओ से बातें करने लगती है कि तभी उसके हाथ में वेडिंग रिंग देख लेती है और फिर ये असिस्टेंट से इस बारे में पूछकर पता कर लेती है कि शाओ की अरेंज मैरिज हुई है। ये असिस्टेंट से कहती है कि जरूर वो लड़की शाओ के पैसे के पीछे पड़ी होगी। तभी असिस्टेंट इसे बता देता है कि एक्चुअली में बॉस की वाइफ को तो उनकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है। फिर ये जानकर तो ये और खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शाओ अपनी कंपनी में होता है और वो अपने डैड की दी हुई वेडिंग रिंग के बारे में सोच रहा होता है। ऑफिस के बाद शाओ को यहाँ जीरेन का कॉल आता है और वो कहती है कि वो उसे ऑफिस से पिक करने आ रही है। तो ये इतनी बारिश में भी कंपनी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही जीरेन यहाँ स्कूटी से आती है तो वो उसके साथ उसकी स्कूटी पे बैठ के घर जाता है और असिस्टेंट ये सब देखकर सोच रहा होता है कि बॉस तो प्यार में पड़ चुके हैं। फिर घर आने के बाद दोनों ही अपना कपड़ा सुखाने लगते हैं और शाओ इसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग एक कार ले ले, पर जीरेन इसे मना करती है कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है और हमें पैसे सेव करने हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जीरेन अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और यहाँ पर शाओ अपने फ्रेंड लू से मिलने गया होता है और दोनों ही अपने अपने फ्रेंड से अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शादी के बाद भी अभी तक दोनों बिल्कुल क्लोज नहीं हुए। जिया की फ्रेंड उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड को लड़का पसंद होगा, नहीं तो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, आखिर वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपने ऑफिस में बैठकर यहाँ पर जीरेन को कॉल करता है और वो वैलेंटाइंस डे के दिन उसके साथ डेट पर जाना चाह रहा होता है, पर जीरेन उसे बताती है कि वो फ्री नहीं रहने वाली है। तो वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है और जीरेन तो यहाँ सेट पर होती है और यहाँ पर वो मिस्टर लू से कहती है कि उसने उसकी हेल्प किया था, इसलिए वो थैंक यू के नाते उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती है। तो लू तो तुरंत ही मान जाता है। फिर जीरेन बहुत ही खुश हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि जीरेन और शाओ दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से बात करने से शर्मा रहे होते हैं। तभी जीरेन इसे बताने लगती है कि कल वो लू के साथ डेट पर जाने वाली है, मतलब कि काम के सिलसिले में उसके साथ डिनर पे बात करने। पर ये सुनकर तो ये जेलस हो रहा होता है और कहता है कि मैं भी कल डेट पर जाने वाला हूँ और फिर वो सोचने पड़ जाता है कि कहीं ये मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, इसलिए जीरेन से क्लियर करने के लिए उसे ये कह देता है कि एक्चुअली मैं किसी लड़के के साथ जाने वाला हूँ। फिर इसकी ये बात सुनने के बाद जीरेन गलत समझ लेती है और इसे अपनी फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि कहीं इसके हस्बैंड को लड़के तो नहीं पसंद है, इसलिए ये शाओ का टेस्ट करने के लिए उसके वॉशरूम से आते ही अलग अलग स्टाइल वाले पोज मारकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर ऐसे पोज करने के चक्कर में उसे मोच आ जाती है और फिर शाओ उसे स्ट्रेच करके उसकी हेल्प करता है। फिर रात में जीरेन के सो जाने के बाद शाओ उसे देखकर बड़ा स्माइल कर रहा होता है और फिर नेक्स्ट डे शाओ अपने फ्रेंड लू के साथ यहाँ डिनर पे आया होता है और वो जीरेन के बारे में सोचकर बड़ा खुश हो रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर जीरेन अपनी फ्रेंड के साथ पहुँच जाती है और फिर दोनों ही यहाँ एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। शाओ को लगता है कि जीरेन यहाँ लू के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने आई है। तभी लू इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तो जीरेन जल्दी से कह देती है कि नहीं जानते। फिर इसके बाद ये लोग डिनर के लिए बैठते हैं और लू जीरेन से बताता है कि मिस्टर शेंग इतना बिजी रहता है कि वो लोग ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। तो ये सुनने के बाद जीरेन कह देती है कि ठीक है, फिर मुझे कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ डिनर नहीं करूँगी। पर तभी जीरेन की फ्रेंड कहती है कि अरे डिनर कर लेते ना, देखो लू का जो फ्रेंड है मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और फिर ये जल्दी से शाओ के सामने आके बैठ जाती है और लू जीरेन से बात कर रहा होता है, तो ये देखकर शाओ बहुत ही जेलस हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर वेटर आ रहा होता है। शाओ ने उससे पहले ही बोला था कि उसके सामने जो लड़की बैठी रहेगी उसे आके रिंग देने के लिए, पर यहाँ पर तो जीरेन की फ्रेंड उसके आगे बैठी होती है और वो रिंग उसे देने जा रहा होता है। तो शाओ जल्दी से चिल्ला के उसे रोकता है और वो जेलसी के मारे डिनर भी बीच में छोड़कर चला जाता है। फिर जीरेन भी कोई काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है और फिर जीरेन की फ्रेंड भी जा रही होती है। तो लुई से कहता है कि तुम तो रुक जाओ, वो दोनों तो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। और ये से बताता है कि एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि जीरेन मैरिड है। तो जीरेन की फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उसकी फेक मैरिज हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीरेन बहुत ही गुस्से में घर की तरफ जा रही होती है
और वो इतनी गुस्से में होती है कि गलती से एक पत्थर एक आदमी को लग जाता है। पहले तो बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये किसने किया, पर जैसे ही वो जीरेन को देखता है और जीरेन उससे माफी मांगती है कि उसे गलती से हो गया, तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, और वो उसका नंबर मांग रहा होता है तो जीरेन तुरंत ही देने जा रही होती है। तभी यहाँ पर शाओ आकर जल्दी से जीरेन को वेडिंग रिंग पहना देता है और इस बंदे से कहता है कि किसी का भी नंबर मांगने से पहले ये तो पूछना चाहिए कि उस लड़की की शादी हुई है नहीं। पर जीरेन फिर भी नंबर देने लगती है तो शाओ यहाँ पर इस आदमी को डरा देता है और ये यहाँ से भाग जाता है। फिर शाओ जीरेन से कहता है कि तुम भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम ऐसे लड़कों के पास क्यों घूमती रहती हो। तो जीरेन कहती है कि अच्छा तुम भी तो लोगों के साथ डेट पर जाते हो। ये सुनने के बाद शाओ कहता है कि अच्छा तो तुम जेलस हो रही हो। तो जीरेन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और अपनी इयररिंग वापस लो, और वो निकालने की कोशिश करती है पर निकल ही नहीं रहा होता है। तो शाओ इसे बताता है कि ये रिंग एक्चुअली में तुम्हारे लिए थी, ये मेरे पेरेंट्स की वेडिंग रिंग है और उन्होंने हमारे लिए दी है। जीरेन पूछती है कि फिर ये तुमने मुझे क्यों दिए। तो शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि हम मैरिड है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या हुआ, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर तुम ये रिंग नहीं पहनोगी तो कोई भी रिच बंदे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो जीरेन बहुत ही गुस्से में घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीरेन जैसे ही सुबह उठकर वॉशरूम जा रही होती है तभी वो यहाँ पर शाओ को शावर लेते हुए देख लेती है और शॉक हो जाती है और जल्दी से बाहर निकलती है और फिर उसे कहती है कि आखिर तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था। तो वो कहता है कि आखिर खुद के घर में कौन दरवाज़ा बंद करता है, तुमने नॉक क्यों नहीं करी। अब तभी यहाँ पर जीरेन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि इसने जिस एजेंट को घर खरीदने के लिए पैसे भरी थी वो उसके पैसे लेकर भाग गए। फिर इसके बाद शाओ कंपनी में होता है और जीरेन इसे कॉल करके बताती है कि उसे उसके पैसे नहीं मिलने वाले। फिर वो देखती है कि लगता है तुम मीटिंग में हो, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर ऑफिस के बाद शाओ जाकर देखता है कि जीरेन यहाँ सॉफ्ट टॉय बेच रही है। उसे कहती है कि मैं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ताकि हम दोनों मिलकर ज्यादा पैसा कमा सके। फिर शाओ यहाँ पर जीरेन को काम करते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ चीजें खरीदने आती है पर ये लोग चीजों से ज्यादा शाओ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही होती है और उसका नंबर मांग रही होती है। तो जीरेन ऑफर रखती है कि जो जो चीज़ें खरीदेगा उसे शाओ का नंबर मिलेगा। शाओ मना कर रहा होता है पर जीरेन सभी को उसका नंबर दिलवा देती है और ऐसे उसकी सारी चीज़ें भी बिक जाती है। घर आने के बाद शाओ से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का नंबर लड़कियाँ ले रही थी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरेन कहती है कि मुझे पता है कि तुम दूसरों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे और मुझे चीट नहीं करोगे क्योंकि हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिए। तो कहता है कि अच्छा, ऐसा बोलकर इसे किस करने लगता है। अब तभी शाओ के फोन में कॉल आने लगता है तो जीरेन कहती है कि पहले कॉल उठा लो, क्या पता कोई काम का कॉल होगा। तो शाओ गुस्से में अपने असिस्टेंट का कॉल उठा लेता है और कहता है कि बताओ क्या बोलना है, अगर जरूरी बात नहीं हुई तो फिर देखना। फिर जैसे ही वो अपने असिस्टेंट से बात कर लेता है तभी जीरेन जल्दी से शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू की सिस्टर को इस बारे में पता लग जाता है। वो जीरेन का पार्टी वाला वीडियो देखती है और सोचती है कि अच्छा तो ये शाओ की वाइफ है, उसे शादी करने के बाद भी मेरे भाई से फ्लर्ट कर रही थी। फिर ये शाओ और जीरेन को अलग करने की कोशिश करती है पर शाओ इसे क्लियर करता है कि वो जीरेन को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसे प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि जब लू को इस बारे में पता चल जाता है कि जीरेन शाओ की वाइफ है तो वो इन दोनों के बीच में आना छोड़ देता है और उल्टा इन लोग की हेल्प करता है इन लोग को मिलवाने में। पर फिर जब जीरेन को शाओ के झूठ के बारे में पता लगता है कि वो कोई बैंकरप्ट नहीं है बल्कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके घर से निकलकर कहीं और रेंट पर रहने चली जाती है। और हम देखते हैं कि शाओ कैसे भी करके जीरेन को मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी इसका फ्रेंड लुइस की हेल्प कर देता है और वो यहाँ सेट पर जीरेन को बिना बताए शाओ को यहाँ मॉडल के तौर पे ले लेता है और कपल फोटोशूट के बहाने वो शाओ की हेल्प करता है ताकि वो जीरेन की क्लोज रहे। जीरेन तो इसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है पर शाओ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इसके साथ क्लियर करता है। तो जीरेन भी मान जाती है और कहती है कि लेकिन यहाँ पर अभी हमें सब देख रहे हैं। तो शाओ इसे दिखाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो जीरेन देखती है कि लू भी यहाँ से जा चुका है और ये सारी शाओ की प्लानिंग थी। और फिर शाओ जीरेन को किस करने लगता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।